सुबह का समय था। गांव सोनपुर में सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। लेकिन तभी अचानक गांव के बीचों बीच एक जोरदार आवाज सुनाई दी। आज फैसला होकर रहेगा। अब हम दोनों एक घर में नहीं रहेंगे। आवाज सुनते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई बोला, अरे ये तो रामलाल के बड़े बेटे राघव की आवाज है। दूसरा बोला, लगता है आज दोनों भाइयों में बड़ा झगड़ा हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव रामलाल के आंगन में इकट्ठा हो गया। आंगन के बीचों बीच दो भाई आमने सामने खड़े थे। बड़ा भाई राघव गुस्से से लाल था। छोटा भाई मोहन चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। उनकी बूढ़ी माँ गंगा देवी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सरपंच भी वहां पहुंच गया। क्या बात है राघव, इतनी सुबह सुबह पूरे गांव को क्यों इकट्ठा कर लिया? सरपंच जी, आज हमारे घर का बंटवारा होगा। खेत अलग, घर अलग और रिश्ते भी अलग। अब मैं और इसके साथ नहीं रह सकता। पूरा गांव सन्न रह गया। गंगा देवी रोते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने सारी जिंदगी मेहनत करके ये घर बनाया था। इसे मत तोड़ो। आखिर वो तुम्हारा छोटा भाई है और तुम्हारे अलावा है ही कौन उसका। लेकिन राघव पर जैसे गुस्से का भूत सवार था। वो बोला, अम्मा, अब बहुत हो गया। मैं रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुका हूं। भैया, अगर मैंने कोई गलती की है तो बता दीजिए, मैं उसे सुधार दूंगा। गलती? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम हर किसी के सामने अच्छे बनने का नाटक करते हो। मोहन चुप हो गया। गांव वाले भी हैरान थे, क्योंकि दोनों भाई बचपन से एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहे थे। चल, आज किसी भी हालत में बंटवारा होकर रहेगा। हाँ, चल खेत पर चल। दोनों भाई बंटवारे के लिए खेत की तरफ चले जाते हैं। दोनों भाई खेत पर पहुंच जाते हैं। जहां दोनों भाई खेती करते थे, वहां दो खेत थे, जिनमें से एक खेत में अच्छी फसल होती थी और एक खेत में उपज कम होती थी। राघव कहता है, देख मोहन, ये जो खेत है मेरा है, क्योंकि इस खेत को मैं ही संभालता आया हूं, इसलिए ये खेत मेरा है। और वो वाला खेत देख रहा है, वो तेरा है। अब खेत का तो बंटवारा हो गया, अब घर का भी बंटवारा कर लिया जाए। तुझे इस बंटवारे से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो? आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। ठीक है, तो अब घर चलते हैं। दोनों भाई घर की तरफ चले जाते हैं। राघव के मन में अपने भाई के प्रति बेईमानी का जहर घुल चुका था, पर मोहन को क्या पता था कि उसका भाई बेईमानी के रास्ते पर चल रहा है और उसे ऐसा करने के लिए उकसाया गया था। मैंने इससे खेत तो ले लिया है, अब घर की बारी है। ये घर और खेत मेरे हो जाए, फिर मैं आराम से खेती करूंगा और चैन से रहूंगा। देख भाई मोहन, बंटवारे के मुताबिक यहां दो ही घर है। मैं इस घर में पहले से ही रह रहा हूं और तो इस घर पर मेरा अधिकार है। तेरे हिस्से में वो पुराना घर आता है। अब सब कुछ बंट गया, अब कुछ और तो नहीं रहा ना। तुझे इस बंटवारे से कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप जो भी करोगे मेरे लिए भला ही सोचोगे। मोहन अपनी पत्नी सीता के साथ उस पुराने टूटी फूटी झोपड़ी नुमा घर में आ गया। घर की दीवारों में दरारें थीं, छत जगह जगह से टपकती थीं और आंगन में घास उगी हुई थी। फिर भी मोहन के चेहरे पर शिकायत का एक भी भाव नहीं था। लेकिन सीता ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाई। वो दुखी होकर बोली, सुनिए जी, क्या आपको सच में समझ नहीं आया कि भैया ने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया है? धोखा? कैसी बातें कर रही हो सीता? बड़े भैया मेरा कभी बुरा नहीं सोच सकते। सीता की आंखों में आंसू भर आए।
जिस खेत में सालों से भरपूर फसल होती थी वो अपने पास रख लिया, और जो बंजर खेत है जिसमें मुश्किल से कुछ उगता है वो आपको दे दिया। अच्छा घर भी अपने पास रख लिया और हमें ये टूटा हुआ मकान दे दिया। क्या यही न्याय है? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अगर भैया खुश है तो मुझे भी खुशी है। भगवान सब देख रहे हैं। मेहनत करेंगे तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सीता ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके मन का दर्द कम नहीं हुआ। उधर गांव के लोग भी आपस में बातें कर रहे थे। एक बूढ़ा किसान बोला, राघव ने ठीक नहीं किया। सब जानते हैं कि उसने बेईमानी की है, लेकिन ये उनका पारिवारिक मामला है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। सरपंच ने भी मन ही मन सोचा, काश राघव ने न्याय किया होता। दिन बीतने लगे। मोहन हर सुबह उस बंजर खेत में जाता, कभी मिट्टी पलटता, कभी पत्थर हटाता, तो कभी सूखी झाड़ियों को साफ करता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी खेत से कुछ खास नहीं मिलता। धीरे धीरे घर में रखा अनाज भी खत्म होने लगा। एक शाम सीता ने खाली मटकी और खाली अनाज का डिब्बा देखते हुए कहा, लगता है आज भी हमें आधा पेट ही खाना खाना पड़ेगा। चिंता मत करो, भगवान किसी का पेट खाली नहीं रहने देते। कुछ और दिन बीत गए। एक सुबह सीता चूल्हे के पास बैठी थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची थी। वो बाहर आई और बोली, सुनिए जी, घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं बची है। अगर आज लकड़ी नहीं आई तो खाना कैसे बनेगा? तुम चिंता मत करो सीता, मैं अभी जंगल से लकड़ियां लेकर आता हूं। अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वो गांव के पीछे वाले घने जंगल की ओर चल पड़ा। आज जंगल पहले से कहीं ज्यादा शांत था। ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट के बीच मोहन सूखी लकड़ियां ढूंढने लगा। काफी देर तक भटकने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी।